मैं अभी आ चुका हूँ जहाँ से मैं ब्लॉगिंग की मोस्टली शुरुआत करता हूँ, और मैं रूंद एरिया में आ चुका हूँ। यहाँ से सीधा हम डीग जाएंगे, डीग से कामा होते हुए पहाड़ी जाना है, और तकरीबन 2 से 4 क्लाइंटों से मिलना है और मेवात के गाँवों को देखना है, और कोशिश करेंगे कि 2-3 धाम है उनको भी विजिट कर लें। फोटो ब्लॉगिंग तो करेंगे ही करेंगे, अगर क्लाइंट से टाइम मिलता है ना तो कोशिश करेंगे एक आधे धाम के भी दर्शन कर लें और आपको भी करा दें। मोस्टली जब मैं अपने घर से निकलता हूँ ना तो 1/3 एरिया में कवर करने के बाद ब्लॉगिंग की शुरुआत करता हूँ। अपनी बाइक है भाई, रेडी वेडी हो चुकी है, गोप्रो लगाएंगे। ये कुछ इस तरह का जंगल है, ये रूट आ रहा है। आज मैं अकेला जाने वाला हूँ और अमित भाई हमें पहाड़ी में मिल जाएंगे। आज बौलखेड़ा जाने का मन है, जैनियों का बहुत बड़ा टेम्पल है उधर, धाम है जैनियों का मोस्टली। तो मैं आपको बताऊँ तो उस धाम के हम दर्शन कर लें और आपको भी करा लें। जैनी हमारा वीडियो देख रहे हो तो उनको अच्छा भी लगेगा कि भाई मेवात में भी हमारा कोई ऐसा टेम्पल है और धाम है जो हम विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये आज रूट रहेगा। चलो सीधा गोप्रो पे मिलता हूँ मैं आपको। चलो भाई, निकलने का हो गया समय, अब सीधा निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। कई सारे कैमरा के एंगल के शॉट लिए थे, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। और जिन भाई से हमें मिलना है उनको हमने फ़ोन कर लिया, शायद लगता है कि वो आज हमसे पहले पहुंच जाएंगे। चलो चलते हैं। वहाँ से डीग रह गया है तकरीबन 12 किलोमीटर। उसके बाद कामा निकलना है, कामा के बाद सीधा पहाड़ी वाले रास्ते पर निकलना है। कामा और पहाड़ी के बीच में थोड़ा सा काम है, वो काम फिनिश करने के बाद सीधा चलेंगे पहाड़ी की तरफ। और आगे फिर एक और काम है वहाँ से, फिर वहाँ बीच में एक बौलखेड़ा गांव पड़ता है, वहाँ जैनियों का बहुत बड़ा टेम्पल है। कोशिश करेंगे उस टेम्पल को आज विज़िट कर लें, थोड़ा सा कंटेंट भी मिल जाएगा हमारे लिए कि हमने आपको आज कुछ दिखाया है, बातें ही नहीं की केवल। तो वो कोशिश रहेगी कि आपको वो टेम्पल दिखाया जाए। भाई बहुत ही प्रसिद्ध है, मैंने भी नहीं देखा, और मोस्टली मैं क्या करता हूँ जो मैंने नहीं देखा मैं उसी को दिखाने की कोशिश करता हूँ। सिटी से बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिल रहा है, बहुत सारा काम हमारे पास पेंडिंग है, इस वजह से हम कुछ दिखा नहीं सकते। ठीक में प्रवेश करने वाले हैं और प्रवेश द्वार आप सामने नज़र आ रहा होगा, आपको देख पा रहे होंगे। भरतपुर सीमाओं में चारों दिशाओं में ऐसे गेट बना रखे हैं जिससे पता चल जाए कि आप किसी सीमा में एंटर कर रहे हैं। राजा महाराजाओं की स्टाइल में ये बना रखे हैं गेट। तो लो भाई, अभी हम भरतपुर की राजधानी डीग में प्रवेश कर चुके हैं। लैंड ऑफ जाट कहा जाता है इसको, और ये जाटों की राजधानी भी रही है। महाराजा सूरजमल को भरतपुर से जाना जाता है, अफलातून भी कहा जाता है उनको। कुछ इस तरह की कुंज गलियों में शॉर्टकट लेते हुए अब मुख्य रोड पर आने का प्रयास किया जा रहा है, और ये हम आ चुके हैं। ये है भाई राजाओं महाराजाओं के किले, जो मेरे राइट में देख रहे हैं, लेफ्ट में भी है मुख्य किला मेरे, जहाँ महाराजा सूरजमल के वंशजों का इतिहास गढ़ा हुआ है। भाई भरतपुर का ना अजयगढ़ भी कहा जाता है, बिकॉज आज तक इस किले को कोई जीत ही नहीं पाया। कि जो बनावट है ना वो इतनी मजबूत है कि चारों तरफ कैनाल बना रखा है। भाई यह है डीग का कुछ इस तरह का खूब चौड़ा रास्ता जो सिटी के बीच मध्य में होकर निकल रहा है, और यहीं पर आपको मुख्य बाज़ार मिलेंगे राइट और लेफ़्ट की तरफ। भगवान राम के भाई लक्ष्मण के और माँ गंगा के उपासक रहे हैं यहाँ के राजा, तो आपको पूरे भारत में लक्ष्मण देवता का टेम्पल केवल और केवल हमारे भरतपुर में ही देखने को मिलेगा। ये रहा सामने मेरे, ये लक्ष्मण टेम्पल है, और मुख्य टेम्पल भरतपुर सिटी के अंदर है लक्ष्मण टेम्पल और माँ गंगा का टेम्पल। कभी भी आएँ तो भाई ज़रूर दर्शन करके जाएं माँ गंगा और लक्ष्मण देवता के। भाई मेरे राइट में है ना आपको ये कुंड दिखेगा। भाई प्राचीन काल में है ना राजा महाराजा ऐसे कुंड तालाब बनाते थे स्नान करने के लिए, लोग स्नान करें, अपने वस्त्र धोएं, और धोने के बाद नहाने के बाद मेरे राइट में आपको टेम्पल दिख रहा है ना, इस टेम्पल में दर्शन करें। इस तरह के कुंड बनाए जाते थे, और भाई ये वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत ही उत्तम माध्यम था जो सिटी की जल आपूर्ति को पूरा करता था। यहाँ पर भाई 2 रास्ते बनते हैं, राइट पे कामा की तरफ निकल जाता है और एक सीधा
ब्रज धाम की तरफ निकल जाता है, आदि बद्रीनाथ की तरफ। और हम सीधे इसी रास्ते पर चल रहे हैं। और हमें वैसे राइट पे होकर जाता तो मैं जल्दी पहुंच जाता, पर मेरे को आपको है ना कंटेंट दिखाना है, तो आपको बताना है ब्रज 84 कोस का रास्ता कैसे और कैसे परिक्रमा मार्ग है, वो सारा मैं कवर करके आपको दिखा दूंगा। भाई डीग से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे चलने के बाद ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर अभी मैं आ चुका हूँ पसोपा गाँव में। पसोपा गाँव के राइट पे ऊपर टेंपल बना हुआ, बहुत ही अच्छा टेंपल है भाई गाँव का। मेरे लेफ़्ट में है बद्रीनाथ, यहाँ से जा सकते हो आप बद्रीनाथ धाम। और भाई ब्रज 84 कोस परिक्रमा की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा और ब्रज 84 कोस धामों का, तपोभूमि का आपको ज्ञान हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करने की कोशिश करूँगा, अच्छा लगे ना तो भाई आ ही जाना दर्शन करने के लिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। पहले गांव को क्रॉस कर लेते हैं। अभी जो रास्ता आ चुका है भाई, ये सीधा जाएगा कैथवाड़ा होते हुए पहाड़ी गोपालगढ़ की तरफ। और भाई अभी हमें राइट की तरफ मुड़ना है परिक्रमा मार्ग पर, जो कि आदि बद्रीनाथ का टेंपल है और धाम है। आगे चल के राइट टर्न ले लिया हमने। और देखो ये सीसी रोड चल रहा है ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का, बहुत ही खूबसूरत है। इसके पास में थोड़े बहुत गांव पड़ते हैं जो गुर्जर समाज से हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं यार। और ये परिक्रमा मार्ग बहुत ही अच्छा है यार। साधारण भाषा में मैं बोलूँ ना ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के बारे में, तो भाई ये मानो कि ब्रज जो क्षेत्र है वो 84 कोस में बसा हुआ है। और ये पूरा ब्रज क्षेत्र का परिक्रमा लगती है, उसी ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग कहते हैं। ब्रज 84 कोस परिक्रमा का महत्व ही भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा नंद बाबा के लिए जितने बार तीर्थ धाम है ना, वो यहीं विराजमान कर दिए, जिससे कि वो बुजुर्ग हो जाए माता पिता, तो उन्हें दूर जाने की आवश्यकता ना पड़े, वो ब्रज में ही अपने दर्शन कर पाएँ धामों के। तो सारे धाम भगवान श्री कृष्ण ने विराजमान कर दिए ब्रज क्षेत्र में। तो भाई गांव की पहली वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है, जिसे हमें पार करना है। इसको क्रॉस होने देते हैं जिससे कि हम साफ सुथरे रहें। ये भी है ना परिक्रमा देकर आ रहे हैं सारे लोग। भाई बहुत बड़ा और प्राचीन महत्व है। शास्त्रों वेदों में भी वर्णन है इस 84 कोस परिक्रमा मार्ग का। पहले सावधानी से क्रॉस कर लेते हैं भाई लोगों। ये गांव वाली यमुना है, छिड़क जाएंगे यार, इसी की वजह से थोड़ा सा सावधानी से निकलना पड़ रहा है। कल ही बाइक धुलाई है यार, दुख लगता है। लो भाई गांव के तंग रास्ते आ चुके हैं, जिसमें वन टाइम में एक ही वाहन निकल पाएगा। देख लो कैसा कुंड है ना बना रखा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार। हमें राइट लेना है भाई। देख लो हमारे इंडियंस गांव ऐसे होता है। ऑफ रोड कर लेते हैं। ये तकरीबन 1 किलोमीटर का ऑफ रोड है, फिर दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे 84 के उस परिक्रमा मार्ग को। लो भाई दोबारा से कनेक्ट कर लिया ब्रज 84 कोस धाम का रास्ता। अब यहाँ से चलना है सीधा हमें एक गांव लोहीसर, जो कि मेवात का है, मेवों का है, उसी में जाना है। और हमें अपने क्लाइंट से मिलना है, अपना काम फिनिश करना है, अपने काम को फिनिश करना है। उसके बाद जाना है बॉलखेड़ा वाला टेंपल देखना है, जो जैनियों का है। लो भाई यहाँ से 3 किलोमीटर केदारनाथ धाम है। अभी हमें केदारनाथ धाम की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से कट ले लेंगे, सारे लोग गाड़ियों में आ रहे हैं ना, ये केदारनाथ धाम के दर्शन करके आ रहे हैं। और ये हमारे महात्मा जी झूला लेके जा रहे हैं ना, ये भी केदारनाथ धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब 84 कुछ परिक्रमा मार्ग की परिक्रमा कर रहे हैं और केदारनाथ धाम की तरफ ही जा रहे हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर केदारनाथ धाम है। लेफ्ट में हमारे 500 मीटर चल के केदारनाथ धाम है, और चरण पहाड़ी आगे राइट में चलना, जैसे हम लोहीसर जाने वाले हैं। अभी हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ना, और आपको बताते हैं ये है भाई केदारनाथ धाम। पहाड़ियों पर विराजमान है केदारनाथ, नीचे है धाम तपोभूमि, और हमें जाना है राइट। तो थोड़ा सा यहाँ ब्रेक ले लेते हैं और इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं थोड़ा सा आपको।
ये मेरा सेकंड स्टॉपेज है केदारनाथ धाम। भाई देखो जगह को दिखा देता हूँ आपको, है ना। आप सोच रहे होंगे क्या है, कैसे है, अच्छा भी लगेगा कि नहीं लगेगा। भाई अपनी सिटी से लोग केदारनाथ बद्रीनाथ धाम घूमना चाहते हैं, चरण पहाड़ी घूमना चाह रहे हैं, और भी धाम है जिनको मैं थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आपको अच्छा भी लगेगा। देखो भाई पहाड़ी की गोद में बसा हुआ केदारनाथ धाम, ऊपर है ना, जस्ट ऊपर वहाँ है भोलेनाथ जी शिवलिंग, जहाँ केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे आप। और ऐसे करके जाना है आपको घूमते हुए, सीधा नीचे तपोभूमि है जहाँ साधु संत तप करते हैं, मंदिर है, टेंपल है, आप प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आपको केदारनाथ धाम के दर्शन करने होंगे। तो भाई कुछ इस तरह का रूट है और खूबसूरत जगह है, और ये छोटे मोटे ढाबे बने हुए। अभी यहाँ पर एक चाय पी लेते हैं यार, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। 84 कोस परिक्रमा मार्ग का थोड़ा सा महत्व मैं आपको समझा देता हूँ। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग बेसिकली है ना 300 किलोमीटर की यात्रा है तकरीबन, जो कि पूरे ब्रज क्षेत्र को कवर करती है। और ब्रज क्षेत्र में जो भी स्थान पड़ते हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, ब्रज से जुड़े हुए हैं, उनकी परिक्रमा दी जाती है। चाहे वो आपका मथुरा हो, वृंदावन हो, गोवर्धन हो, नंदगांव हो, बरसाना हो। भाई ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में है ना आपको 1300 गांव पड़ेंगे, 1100 सरोवर पड़ेंगे जिसमें तालाब, कुंड, कुएं सभी शामिल हैं, और 30 वन और उपवन मिलेंगे आपको ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में। भाई बहुत प्राचीन महत्व है। बैसाख में स्टार्ट होती है, 21 दिनों तक ये परिक्रमा चलती है। करोड़ों लोग यहाँ की पैदल यात्रा करते हैं। बोलते हैं कि भाई धरती पर है ना 66 अरब तीर्थ हैं, और 66 अरब तीर्थ है ना वैशाख में है ना चातुर्मास में ब्रज में विराजमान होते हैं। तो भाई चातुर्मास में ब्रज में आकर इन धामों के दर्शन कर सकते हैं। पूरे पृथ्वी के जितने धाम हैं वो सभी के सभी विराजमान हो जाते हैं, और एक ही बार में हम 84 योनियों का छुटकारा पा सकते हैं। ये प्रमाण मिलता है ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में, हमारे वेदों में, पुराणों में मिलता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मुझे देनी थी। अभी ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग आगे तरफ जा रहा है, हमें आगे ही जाना है लोहेश्वर में। लो भाई फाइनली हम मस्जिद के पास आ चुके हैं। ये है लोहेश्वर गांव। यहीं अमित भैया का इंतज़ार करना है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब कैमरे को पैक करते हैं और अपना काम करते हैं। भाई अभी हम लोहेश्वर से निकल रहे हैं। अमित भैया सामने दिख रहे होंगे, अमित भैया मिल चुके हैं। भाई ये है एक हाजी का घर, देख सकते हो। ये सामने बंगला बना हुआ है, ये लेफ्ट में एक मकान बना रखा है। पूरे खेत में पूरा ये इन्होंने पूरा घर बना रखा। अपने 4 बेटे हैं इनके, चारों बेटों के लिए एक घर ये है। और भाई देखो पेड़ पौधे लगा के ना खूबसूरत बना रखा है इन्होंने पेड़ पौधे से। इतना साफ़ सुथरा बहुत कम देखने को मिलता है मेवात में घर, बहुत ही खूबसूरत है। भाई यहाँ से निकल रहे हैं सीधा, अमित भैया आगे आगे चल रहे हैं, मैं उनको फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। अब हम सैसन जाने वाले हैं, एक दूसरे मेवात के गाँव में, वहाँ चलेंगे सीधा। यहाँ में काफ़ी समय हो गया यार बातें करते करते। थोड़े से ना पढ़े लिखे से व्यक्ति थे, तो काफ़ी देर तक उन्होंने डिस्कशन किया, बातें की, और उसके बाद हम फ्री हुए और फिर वहाँ से निकल रहे हैं सीधा। अभी हमें अमित भैया को फॉलो करना है। यहाँ से ना कमा से है ना पहाड़ी तक बहुत गंदा रास्ता हो रखा है, और बहुत सारे ट्रक चलते हैं, तो इस वजह से और है ना रोड टूटी हुई है। आप देख सकते हैं 17 किलोमीटर है यहाँ से पहाड़ी, पर हम बीच में से रास्ता कट जाएगा। अमरूका सर्किल से राइट ले लेना पड़ेगा सैसन की तरफ। ये है भाई लोहेश्वर। हेलो भाई फाइनली है ना हम बौलखेड़ा आ चुके हैं। अब बौलखेड़ा में है जैनियों का तीर्थ धाम, मेरे राइट में वो नज़र आ रहा होगा आपको। अब भाई रोड पूरी टूटी हुई पड़ी है भाई, इतना ट्रक चलता है यहाँ पर है ना, स्टोन का इतना काम है, उसकी वजह से ये रोड टूटी हुई है। पीछे से बनती आ रही है, पर भाई बहुत टाइम लग जाता है यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर हमें इस गांव में रुक के ना टेंपल देखने के बाद फिर चलेंगे अपने सेकंड क्लाइंट के पास। बौलखेड़ा के बाहर से जाते हुए हम जैनियों के टेंपल पे, सामने है बहुत बड़ा धाम यार, हिंदू और जैनियों को एक साथ जोड़ता है ये वाला टेंपल। भाई सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा पहाड़ी पर। हमारे पास समय कम है, तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम देख पाएँ और आपको बता पाएँ। गांव है हमारे लेफ़्ट पे, और हम बाहर होते हुए जा रहे हैं सीधा।
टेंपल के पास। मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, बिकॉज़ मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ। बॉलखेड़ा तो मैं कई बार आ चुका हूँ। निकल के जब भी गया हूँ ना, मन में रहता है यार ये टेंपल इतना बड़ा टेंपल है यार, देखा जाए और आपको बताया जाए। आज मौका मिल रहा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको आश्चर्य होगा, यहाँ पर है ना जैन ही नहीं रहते इस गांव में। इस गांव में रहते हैं गुर्जर समाज के लोग, मतलब हिंदू कम्युनिटी रहती है। और जैनियों का यहाँ तीर्थ धाम है। बहुत दिलचस्प है अपने आप में, बिकॉज़ हिंदूज़ में जैनिज़्म दोनों बहुत ही रिलेटिव हैं यार। ये समझ सकते हैं एक पेड़ की शाखा है जैनिज़्म, और पेड़ है पूरा हिंदूज़्म सनातन। लो भाई, यहाँ से है ना तुम्हें ज़्यादा क्लियर दिखेगा। मेरे राइट हैंड पे पूरा जैनियों का धाम है, और इसी धाम पर आज हमें चलना है और आपको भी घुमाना है। बड़ा ही खूबसूरत है यार, पहाड़ियों पे बसा हुआ जैन धाम। हाय हाय, बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार। देखो, पहाड़ की तरफ जाना है हमें ऊपर चढ़ के। ऐसे ही रास्तों में घूमने का मज़ा बहुत ही खूबसूरत होता है यार। मतलब यार अपनी सिटी में थोड़ा सा बाहर निकलोगे ना तो बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ, बहुत इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है यार इधर, जिनसे हम कोसों दूर हैं अभी। लो भाई, आ चुके हैं हम जैनियों के धाम। अब हम यहाँ पहुँच कर है ना आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं भाई, क्यों फेमस है ये धाम। लो भाई, पहुंच गए हम जैन के धाम पर। हाय हाय, चारों तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला है। गजब का व्यू लग रहा है यार भाई, यहाँ से गजब का व्यू लग रहा है यार। बहुत प्रोटेक्टेड बना रखा है यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत है यार। ये तो बड़ा लाजवाब लग रहा है। अमित भैया कहाँ रह गए? लो भाई, आ चुके हैं हम। स्वागतम, स्वागत है। अहिंसा परमो धर्म। बाइक बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी, यहाँ से अंदर चलना पड़ेगा। परमिशन मिलती है नहीं मिलती है वो यहाँ से अंदर जाके पता चलेगा। अभी तो आ चुके हैं मेन गेट पर। वाह रे वाह, क्या वादियों में बसा हुआ ये सुंदर मंदिर है। देखते हैं अंदर चल के। भाई बहुत देर तक है ना गेट पर हमने आवाज़ लगाई, कोई गेट को खोल दे, पर किसी ने गेट नहीं खोला यार। अब मायूस होकर हमें रिटर्न होना पड़ रहा है। भाई अंदर कोई गार्ड वगैरह ही नहीं है। पता नहीं मंदिर के अंदर होगा, कोई होगा भी तो, पर कोई आवाज़ ही नहीं सुन पा रहा है। सीसीटीवी कैमराज लगे नहीं हैं यहाँ पे जिनसे पता चल जाए। काफ़ी देर आवाज़ देने के बाद जाना पड़ा। देखते हैं, उधर से लौटेंगे तब दिखाता हूँ मैं आपको। अभी के लिए निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से है ना आपको उधर दिखेगा ना वो तप करने का स्थान है भाई। बहुत ही लाजवाब बना रखा है, पहाड़ को पूरा है ना टेंपल में तब्दील कर रखा है भाई। देखने लायक जगह थी, बट गेट नहीं खुल पाए। कोई नहीं यार, उधर से लौटूंगा ना रिटर्न होते हुए, तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये छतरियाँ बनी हुई हैं। चलो निकलते हैं सीधा। सेशन से निकल रहे हैं, एक भाई के घर पे खड़े हुए हैं। भाई देखो, गेहूँ निकल के बाहर आ चुके हैं और घर में रखे हुए हैं सुखाने के लिए। अभी इनको पैक करेंगे, फिर मंडी ले जाएंगे या रोक के रखेंगे, जब आवश्यकता होगी तब निकालेंगे। तो भाई आज है ना सेशन को मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मेवात का कैसा रहता है गाँव, कैसे रहते हैं लोग। अभी इनके घर से निकल लेते हैं तो एक आइडिया सा पड़ जाएगा आपको है ना, मेवात में लोगों के घर कैसे होते हैं। थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये बैठे हुए हैं बुज़ुर्ग लोग, आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ बोलेरो है ना, बोलेरो थार, इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है।
एक वरना कार है ना, वरना कार का भी बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। वो क्या है कि ये लोग शादियों में उसको लेके जाते हैं ना, रेंट पर चलती हैं शादियों में वरना कार। ये है भाई सहसन, इसमें ना सरदारों के भी घर है। ये यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है मेरे लेफ्ट में, ये वाली मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है। अभी हम निकल के भवनवाड़ी गांव में जा रहे हैं। भवनवाड़ी देखो है ना, मेवात में है ना पॉपुलेशन ज़्यादा है ना लोगों की, तो हर छोटा मार्केट है ना हर गांव में समा जाता है। तो इस वजह से है ना हर तरह की सुविधाएं है ना गांव में ही मिल जाएंगी, क्योंकि जनता ही इतनी है, खरीदारी इतने हैं, सो सामान गांव में ही रख लेते हैं। जो आवश्यकता की चीज़ का सामान है ना वो, उसकी दुकानें भी आपको गांव में ही मिल जाएंगी। सब्जी से लेके राशन पानी से लेके मोटरसाइकिल वगैरह की सर्विस से लेके सारा कुछ गांव में ही मिल जाएगा। और ये सीधा रोड जा रहा है जुरेरा, और हमें जुरेरा नहीं जाना है, भवनवाड़ी जाना है। इसके लिए हमें यहाँ से लेफ़्ट ले लेना पड़ेगा। अभी ये गांव में ही होके जा रहे हैं हम, 2 रास्ते हैं। ये है भाई सहसन गांव। अब हमें एक गांव में और थोड़ा सा काम है, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, फिर हमें कोई काम नहीं है, फिर हम सीधा पहाड़ी जाएंगे। सुबह से कुछ भी नहीं खाया भाई, कुछ भी, सीधा का सीधा डिनर करेंगे, वो भी पहाड़ी में जाके अमित भाई के पास। पहाड़ी में ही हूँ, बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है, आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ से निकलने में मुझे काफ़ी समय लग जाएगा, बारिश हो रही है, मैं लेट हो चुका हूँ। तकरीबन 6 या 7 बज चुके, तकरीबन 6:30 बज चुके हैं, और घर पहुँचते पहुँचते वही 10 बज जाएंगे। वेट कर रहा हूँ बारिश बंद हो जाए, और अभी भैया हमारे साथ लगे हुए, और इनकी हेल्प से हमें बहुत हेल्प मिलती है और हमारा काम बन जाता है। ठीक है अमित भैया, चल रहे हैं। राम राम अंकल जी, राम राम। ठीक है हमें, चलो भाई पहाड़ी से निकलने का समय हो चुका है, बारिश हो चुकी है बंद। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं चलने के। एक रास्ते तो मुझे कामा होके निकलता है, दूसरा रास्ता है ना कैतवाड़ा होते हुए डीग पहुंचाता है। अब यार ये वाला रोड है ना पूरा बना हुआ है और गंदा है, कीचड़ है इस पर। मैं सोच रहा हूँ राइट वाले से जाता हूँ सीधा, बाइक भी गंदी नहीं होगी और निकलना भी हो जाएगा। हाँ, सीट भीग चुकी है यार, मैं भी भीगने वाला हूँ। पूछ लेता हूँ किस रास्ते से जाना ठीक रहेगा, एक बार सलाह ले लेते हैं अमित भैया से। कौन से रास्ते से जाऊँ, कौन से रास्ते से जाऊँ? ये सीधा कीचड़ बहुत होगी भैया, छिड़क जाऊँगा सब रो। खाली 3-4 किलोमीटर फिर रहो। हाँ, बाकी सब मन्नाटे मिला माते कीचड़ होगी बहुत यार, कीचड़ होगी बहुत। कीचड़ के यहाँ पर कीचड़ मिलेगी। और ये बताओ ना कि यही बारिश आ गई है, तुम्हारे जोड़ते जावे की मना कर रही है। कीचड़ है, हल्की हल्की कीचड़ है। अरे यार स्टैंड खुल लो यार। ठीक है, राम राम। चलो भाई चलते हैं, भीगने वाले हम भी हैं, बिकॉज थोड़ी थोड़ी बूंद पड़ी रही है अभी तो। पर भाई हमें तो पहुंचना है अपनी सिटी पे, है ना, वेट नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम भी थोड़ा बहुत भीग ही लेंगे, है ना, भीगते हुए भी मज़ा आएगा। निकलना तो है ही यार, भीगेंगे तो क्या करें, कल और परसों की छुट्टी है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, भीग भी गए तो क्या हो गया। पर यार अभी तो है ना किसान बहुत परेशान है यार, आधी फसल उठ चुकी है, आधी अभी खेतों में ही है, तो है ना बहुत परेशान होंगे यार। जिनकी फसल अभी खेतों में होगी उनको बहुत सारी परेशानी आने वाली है। चलो भाई सीधा चलते हैं, शिल्पी मौसम हो रहा है भाई, आराम से चलना है, आराम से बिल्कुल।
तो भाई आज है ना बॉलखेड़ा वाला है ना जैन टेम्पल दिखाना था, देखना था, बट यार बहुत प्रयास किया, वो खुल नहीं पाया भाई। पर नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मैं दिखाने वाला हूँ आपको। बॉलखेड़ा वाला टेम्पल है ना जैनियों का, बहुत बड़ा टेम्पल बना रखा है भाई। अंदर से मतलब गेट से अंदर झांक के देखा था भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो देखना तो बनता ही है भाई, पर क्या करें, देख नहीं पाए। कोई नहीं, अब आगे देखेंगे किसी दिन। पहले पहुंचते हैं अपना सिटी और अपने घर पे, प्रायोरिटी में वही रहेगा। बिकॉज़ आज मैं एक तो अकेला हूँ, मोस्टली क्या है ना कोई एम्प्लॉय साथ में रहता है, तो इस वजह से ना बोलते बात करते हुए निकल जाते हैं, समय पता ही नहीं चलता कब पहुँच गए। इस बार मैं ना अकेला जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये, और मौसम भी ख़राब हो रहा है। देख सकते हो कितनी बिजली कितनी तेज़ कड़कड़ा रही है यार। पर क्या करें, बिजली कड़कड़ा रही है चाहे कुछ भी कड़कड़ाए, हमें तो घर पहुंचना ही है भाई।